देश की एकता की भावना से ले रहा हूं। इस देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। एक है तो सेफ है। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। राजनीति में जो बयान दिए जाते हैं उनके शाब्दिक अर्थों से उनके असली अर्थ उससे कहीं आगे के होते हैं। कटेंगे तो बटेंगे के बयान से जो एक बहस का सिलसिला देश में शुरू हुआ, वो प्रधानमंत्री के नए बयान यानी एक है तो सेफ है से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इसके अलग अलग तरीके से सियासी अर्थ और मायने निकाले जा रहे हैं। करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा, इस पर बातचीत। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ हैं करुणा शंकर शर्मा। तो एकता दिवस के मौके पर गुजरात से पीएम मोदी ने एक नया नारा दिया है, एक है तो सेफ है। अब सवाल है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले पीएम के इस नारे के क्या मायने हैं, इसके क्या अर्थ है? बिल्कुल, सवाल यह है कि क्या इसके कोई सियासी मायने, और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान की नीति को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। पीएम ने साफ कह दिया है कि उनकी सरकार में 1 इंच जमीन से भी समझौता नहीं होता है। मतलब कि चीन और पाकिस्तान को सीधा संदेश और निशाने पर विपक्ष। आज इसी पर होगी बात। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री का एक है तो सेफ है वाला बयान आपको सुनवा देते हैं। देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अरबन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। तो सुना आपने प्रधानमंत्री का बयान, एक हैं तो सेफ हैं। इसके क्या सियासी संदेश हैं, जरा कुछ पहलुओं पर गौर करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव से पहले नया नारा सामने आता है और बीजेपी के कोर वोटर्स को संदेश जाता है। विपक्ष के जाति कार्ड का यह जवाब है। और हरियाणा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी सामने आया था चुनाव प्रचार के दौरान। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को संघ का भी समर्थन मिला था। संघ ने भी इसे आधिकारिक तौर पर एक समर्थन दिया था। और चुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जोर रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार जारी है। अर्बन नक्सलियों पर शहरी वोटरों को भी मैसेज देने का प्रयास है और विपक्ष को देश विरोधी ताकतों के साथ बताने की भी कोशिश की जा रही है। इस तरह के बयानों के जरिए, इस तरह के एक नए पॉलिटिकल नैरेटिव के जरिए हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे और इन्हीं बयानों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके वास्तविक अर्थ क्या है। शिवम त्यागी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, प्रशांत रायकवार हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, दीपक रंजन हमारे साथ प्रवक्ता एसपी और राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी हमें नजर आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सबसे पहला प्रश्न राकेश जी आप ही से मैं करूंगा, एक हैं तो सेफ हैं और फिर उसके साथ अर्बन नक्सल, इस टर्म को इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री का, इसका अर्थ क्या समझा जाए? चुनाव सिर पर है, हरियाणा का चुनाव बीत चुका है और ऐसे बयान योगी आदित्यनाथ के बाद अब प्रधानमंत्री की तरफ से आते हैं। प्रधानमंत्री ने तो इसको स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष इसको दूसरी दृष्टि से देख रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए रवि, कल 31 अक्टूबर थी और 31 अक्टूबर को पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का काम किया है। पूरे देश भर के सभी गांवों से
हमने लौह संग्रहण करके उस पूरे देश की एकात्मता का स्वरूप रखने का काम किया है, उनकी एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का काम किया है। पूरे देश भर में हम रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये एकात्मता का संदेश देने का प्रयास है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह से इस देश की सभी रियासतों को एक साथ एकजुट करके देश की आजादी के बाद भारतवर्ष जिस स्वरूप पे आज दिखाई पड़ रहा है संवैधानिक तौर पर, उसको एक देश बनाने के लिए उन्होंने एक बड़ा प्रयास किया था। मुझे लगता है उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी बात को लेकर के होती है। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात देश के विपक्षी दलों ने किस तरह से देश के भीतर कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर अलग अलग प्रकार के कोई प्रयत्न नहीं छोड़े हैं कि देश में कैसे विभाजन की लकीरें खींची जा सके। और हमने देश का विभाजन होते हुए देखा है, पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश के रूप में, कि भारत का विभाजन कैसे हो गया। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि हम लगातार एकात्मता के मसले पर बात करें, हम देश को एकजुट रखने के लिए वो सारे कारण गिनाने का काम करें। और हमने तो बचपन से गाया है ना, अलग भाषा, अलग देश, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। भारत विविधताओं के साथ चलता है लेकिन एकात्मता के साथ चलता है। पूरा पूरब से लेकर पश्चिम तक, अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत कैसे एक हो, सब जन एक हो। लेकिन जिस तरह के विपक्ष के प्रयास है, कभी अमीर गरीब के नाम पर, कभी ऊंच नीच के नाम पर, कभी जाति के नाम पर अलग अलग प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। कभी आदिवासी गिरवासी में भेद करने का प्रयास किया जाता है। ये जो भेदभाव की राजनीति है ना, ये जो बांटने की राजनीति है ना, निश्चित तौर पर यह समाज के लिए, यह देश के लिए नुकसानदायक है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े मंच से एक बड़ा संदेश दिया है। मुझे लगता है इस सकारात्मक संदेश को सबको स्वीकार करना चाहिए। और विशेष करके जो वो विपक्षी ताकतें हैं जो अर्बन नक्सल के रूप में इस देश का विभाजन करने के लिए एक वैचारिक लगातार अभियान छेड़े हुए हैं, ऐसे वैचारिक अभियान को कुंद करने की आवश्यकता है जो इस देश को विभाजित करने का षड्यंत्र रच रही है, इस देश के औद्योगिक व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास करना चाहती है। अब देखिए कि कैसे भारतीय उद्योगपतियों को लेकर के भी एक टिप्पणी करके एक वातावरण बनाने का प्रयास करता है। आपका विदेशी कंपनियों के साथ प्यार हो सकता है, लेकिन भारतीय कंपनियों के ऊपर आप लगातार हमला करने का काम करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे पैरामीटर्स के आधार पर विभाजन करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाजन रुकना चाहिए, देश को एकात्मता के साथ बढ़ना चाहिए। ठीक है, विपक्ष को लेकर आपने बड़ा हमला बोला है। इस बीच हमारे साथ देखिए कांग्रेस से प्रशांत रायकवार जी है। प्रशांत जी, देखिए बचपन से आपने सुना होगा और हमने भी सुना है, जो गाया जाता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। और अभी प्रधानमंत्री की तरफ से एक है वाला जो बयान है वो दिया गया। इससे पहले हमने देखा था कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया, तब तो विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए थे, संशय था। अभी प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर कोई संशय है क्या आपके अंदर? जी प्रणाम सभी पैनलिस्टों को। मैं रामचपाल जी बैठे हैं, बहुत ही क्रोधा है, उनको प्रणाम करता हूँ। राकेश भैया को प्रणाम करता हूँ, बाकी सभी पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूँ। अपनी बात मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि इस देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा पारित होने के बाद अपना लिया गया था, जिसके तहत भारत के सब नागरिक समान, जो कि प्रिएम्बल में आप पढ़ सकते हैं जी। तो किसी भी प्रकार की कोई दुराव संविधान ने नहीं किया है किसी भी भारत के नागरिक के प्रति। अब राजनीति के पहलू पे आ जाते हैं, तो राकेश भैया ने बोला कि विदेशी कंपनियां और उनसे लेकर के भेदभाव और ये, तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डिजिटल इंडिया का नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, लेकिन आप ही की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जब डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई तो भारत की संसद में बैलगाड़ी लेकर के भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे कि डिजिटल से जो है वो सरकारी नौकरियां और लोगों का रोजगार मिलेगा और डिजिटल युग आने से बहुत ही रोजगार की हानि होगी। और मात्र 30 साल बाद आपने देखा कि डिजिटल इंडिया का नारा भी प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया। तो बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से व्यक्ति को बदलना पड़ता है, राष्ट्रों को बदलना पड़ता है, समाज को बदलना पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों व्यक्ति को उसको अपनाना ही पड़ता है। अब आ जाते हैं चुनाव पे। झारखंड का चुनाव हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, दोनों ही भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, वहां के मुद्दे अलग हैं, हरियाणा के मुद्दे अलग थे, हमारी वहां पे हार हुई, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई नहीं। प्रशांत जी, सीधा सवाल यह है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि एक है तो सेफ है, ये आपको सही लगता है ना? जो बयान दिया गया ये तो सही है ना समाज के लिए? नहीं थे। मेरा आपसे प्रश्न इतना है, हम कब सेफ नहीं थे? हम क्या 26 जनवरी 1950 को सेफ नहीं थे, या हम 1965 में सेफ नहीं थे, या हम 1971 में सेफ नहीं थे, या हम 1999 में सेफ नहीं थे? हम कब सेफ नहीं थे? हम 145 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हम कब सेफ नहीं? आपने कल दिवाली समझते मनाई, क्या सब सेफ नहीं थे? सभी लोग सेफ थे।
तो इसको राकेश जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपके बयान पर? राकेश त्रिपाठी। नहीं, प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम कब सेफ नहीं थे। ये सेफ की भावना जरा पूछे ना 1984 के सिख नरसंहार में उन सिखों से जिनको आपने पगड़ी देख करके पहचान करके उनके साथ अन्याय करने का काम किया था, अत्याचार करने का काम किया था। उनकी पीड़ा जरा पूछेगा कि क्या वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे? यही तो पहचान करके विभाजन करने की प्रक्रिया है ना, जिसको रोकने के लिए हम कह रहे हैं। जाकर पूछे हासिलपुरा के बारे में, जाकर पूछे मलियाना के बारे में या मुजफ्फरनगर के बारे में। और आज भी देश के भीतर कैसे दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन जब होता है, जब श्रावण में कांवड़ यात्रा होती है, तो कैसे विभाजनकारी ताकतें हमला बोलने का काम करती है, समाज को विभाजित करने का काम करती है, और विपक्ष कहीं ना कहीं विभाजन करने वाली ताकतों को सह देने का काम करता है। ठीक है, तो दीपक रंजन जी, बहुत सारे उदाहरण हैं। दीपक रंजन जी, बहुत सारे उदाहरण आपने सुने, राकेश त्रिपाठी ने बताया, लेकिन एक तरफ विपक्ष जो है जातियां गिनने पर काफी जोर दे रहा है और ये बीजेपी कहती रही है कि इस तरह की चीजों से समाज बढ़ता है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का यह बयान कि भाई एक रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये दो नैरेटिव एक साथ भारतीय राजनीति में चल रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है एक रहना है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अलग अलग व्यक्तियों को जाति के हिसाब से गिनना है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये उसी चीज का काउंटर है जो कास्ट पॉलिटिक्स खेली जा रही थी पिछले कुछ महीनों से, उसका एक बड़ा काउंटर देने का प्रयास है क्या प्रधानमंत्री की तरफ से? देखिए रवि जी, कल बहुत से देश के कई हिस्सों में कल दिवाली मनाई गई। मैं समझता हूं कि आज भी देश के कई हिस्सों में दिवाली मनाई जा रही है। एक बार पुनः आपको दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, आपकी टीम को और पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, कास्ट सेंसस की बात रही। कास्ट सेंसस समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक सदैव जो कास्ट सेंसस की जातिगत जनगणना की बात उठाती रही है, और जब तक कास्ट सेंसस नहीं करा लेती तब तक शांत नहीं बैठेगी। देखिए, कास्ट सेंसस करा करके साथ साथ हम चाहते हैं कि सोशल जस्टिस जो है, अगर आप सामाजिक न्याय किसी को देना चाहते हैं, अगर इस आधार पर, क्योंकि अगर देखिए एक बॉटल है या एक जार है, जब तक आप उसको रिशफल नहीं करेंगे, आपको उसको हिलाएंगे नहीं, तो क्रीमी लेयर के लोग जो एक जगह जाकर के मजबूती प्रदान करेंगे और एक जगह जाकर के स्थापित हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी तो यही चाहती है कि अगर सामाजिक न्याय आप देना चाहते हैं, अगर बहुत से देखिए बहुत से समाज में ऐसे वर्ग के लोग हैं कि जिनका जो है आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो उस आधार पर अगर कोई आप एफर्मेटिव पॉलिसीज, पॉजिटिव पॉलिसीज, या अगर उनके लिए कोई ऐसा कानून या अगर कोई ऐसी आप पॉलिसी बनाना चाहते हो, जब तक आप कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे, ये पॉसिबल कैसे? सेंसस तो आप करा नहीं पा रहे हो आज पिछले 10 साल से 10.5 साल से। लेकिन आपको लगता नहीं है कि एकता का संदेश, जातीय विभेद, समाज में जो भी विभेद है उसको दूर करने के लिए ज्यादा जरूरी है कि भाई सब बराबर रहें, सब साथ रहें? इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मतलब मैं समझना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई बयान देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आता है कि भाई हम सबको मिलकर रहना है, साथ रहना है, तो किसी भी दल को इसमें क्या आपत्ति दिखाई देती है? मैं ये समझना चाह रहा था। रवि जी, देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। आप चाहते हैं कि पूरा देश एक रहे। मैं देखिए, हिंदुस्तान वैसे भी अनेकता में एकता का प्रतीक है। हिंदुस्तान का लोहा ना सिर्फ हिंदुस्तान वाले बल्कि पूरा विश्व मानता है कि हिंदुस्तान के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे अगर कोई आज आ जाए, तो पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक किसी क्षेत्र, किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी समाज का हो, किसी के डायलॉगबाजी से, किसी के बतौलेबाजी से या किसी के जुमलेबाजी से जो है वो सेफ, या हम एक नहीं है, हम पहले से एक है। और ये हम नहीं मानते, हिंदुस्तानी तो मानते हैं, ये पूरा विश्व मानता है इस चीज को। पूरा विश्व हमारे हिंदुस्तानियों का लोहा मानता है। लेकिन देखिए, रहा सवाल कास्ट सेंसस का, आपने कहा ना कि अगर आप कोई पॉजिटिव पॉलिसीज या अफर्मेटिव पॉलिसीज, या अगर आप आर्थिक और सामाजिक स्तर पर उनके सुधार लाना चाहते हैं, बराबरी लाना चाहते हैं, आज की तारीख में आप बता दीजिए, देश के चंद उद्योगपति जो है पूरे हिंदुस्तान वासियों पर राज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम तो चाहते हैं ना कि आप सामाजिक और आर्थिक आधार पर अगर आप कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं तो पॉसिबल तभी है जब आप कास्ट सेंसस कराइए। जब आप कास्ट सेंसस कराएंगे तो बहुत सी चीजें निकल करके सामने आ जाएगी, और साथ ही साथ उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी निकल करके सामने आ जाएगी। और देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान लगा जो है जिस तरीके से डायलॉगबाजी और बतौलेबाजी और जुमलेबाजी, आज की तारीख में आपको हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता ने जन कल्याणकारी नीतियों के लिए आपको रखा है कि आप जनता के हित में आप क्या कर सकते हैं, देश हित में आप क्या करेंगे। और रहा सवाल, देखिए, हमारे देश के कल माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो कच्छ गए, वहां पर सैनिकों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। हर बार जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे आदरणीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी देश के पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जो हाईएस्ट बैटलफील्ड
सियाचिन जाकर के ठीक है दीपक जी, और हमने ये भी देखा कि देखिए आप पर विपक्ष पर लगातार अर्बन नक्सलवाद के जरिए बांटने का भी आरोप लग रहा है। इस पर भी बात करेंगे, आएंगे इस पर, लेकिन इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सर भी आपको देखिए टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रामकृपाल जी देखिए, सवाल यही है कि बटेंगे तो कटेगा, जो कटेंगे का जो नारा है और जो बयान है वो हमने जमकर देखा, जिसका इस्तेमाल किया गया और ये बयान दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और हरियाणा में जो लग रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, एक तरफा जैसा लग रहा था, लेकिन हुआ क्या, जब परिणाम निकल कर आया तो ऐतिहासिक जीत, लगातार तीसरी बार जीत मिली और ऐतिहासिक बीजेपी को जीत मिली। क्या अब ये जो बयान दिया गया एकता दिवस पर प्रधानमंत्री की तरफ से, एक है तो सेफ है, इसका एक बड़ा मैसेज पॉलिटिकल जाता हुआ नजर आएगा, खास तौर पर अगर हम झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिहाज से देखें? निश्चित रूप से। और मैं ये कहूंगा कि योगी जी ने जो एक बात कही थी, जिसको कहते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं लठ मार भाषा में, कई बार अप्रिय सच भी जब बोला जाता है तो कहा जाता है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन योगी जी का जैसा है कि उन्होंने साफ तौर पर बात की, उसी बात को चाहे मोदी जी हो, संघ के भागवत जी हो या इवन अखिलेश जी, सारे बड़े नेता एकता की बात कर रहे हैं। आज जो अभी समाजवादी पार्टी का आपने नारा दिखाया था, उसमें क्या है, एक होंगे, वो क्या कुछ है ना, बिल्कुल आएंगे सर, इस पर भी एक रहेंगे तो हाँ जीतेंगे, जुड़ेंगे तो बिल्कुल जुड़ेंगे। तो जुड़ने की बात तो हर आदमी कर रहा है। सवाल इस बात का है कि जैसा भाई हमारे दोनों मित्रों ने कहा, प्रशांत जी ने भी और रंजन जी ने भी, एक मैं केवल बात बताना चाहता हूं, हम लोग बचपन से जब से है तब से ये सुनते आए हैं कि आवाज दो हम एक है, अनेकता में एकता। ये तो विविध रंग की बात है। मौत से तुमने कहा था चाइना में जब बहुत बड़े कि हजारों फूलों को एक साथ खिलने दो। तो एकता की, कोई भी लीडर होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वो चाहता ही है कि देश एक रहे। कोई भी, मैं नहीं मानता कि किसी के दिल में होता है कि देश के टुकड़े हो जाए, देश कमजोर हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता जो रहा। लेकिन क्या होता है, जब इन नारों को वोट के खातिर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अर्थ बदल दिए जाते हैं। एक ही नारा है, लेकिन किसके लिए कहा जा रहा है कि कौन कौन एक हूं। तो मोदी जी ने एक जो बहुत रफ बात कही गई थी, उसको बड़े एक सोफिस्टिकेटेड ढंग से, बल्कि उसकी एक पैकेजिंग कर दी है बड़े साफ शब्दों में और बड़े कोमल शब्दों में। उन्होंने क्या कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और शुरू से 14 से उनका ये नारा है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका योगदान, जो भी है तो उसमें सभी आते हैं। लेकिन अब समझने की बात यह है कि जब ईमानदारी की बात है कि जब धर्म के नाम पे बंटवारा, जाति के नाम पे बंटवारा, अभी हमारा समाजवादी मित्र बहुत कुछ बता रहे थे। मैं सन 74 के उस जेपी आंदोलन से बहुत नजदीक से मैं जुड़ा हुआ था जी। और ये जितनी समाज, चाहे एसपी कहिए, जनता दल कहिए, फलाना कहिए, जितनी पार्टियां सामाजिक आंदोलन की, ये सारी पार्टियां जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकली हैं। मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जितने भी उस दौर के रहे, और इन्हीं लोगों का नारा था, जेपी का नारा था, जाति तोड़ो, दाम बांधो, जनेऊ तोड़ो, यानी जातिवाद के खिलाफ एक होकर के। जेपी का नारा था, आओ कृषक श्रमिक नागरिकों, इनकलाब का नारा दो, उसमें वर्ग था, जाति नहीं थी। आओ कृषक श्रमिक नागरिकों, इनकलाब का नारा दो, गुर्जर शिक्षक बुद्धिजीवियों, अनुभव वाला सहारा दो। फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है, बौराई है। तो सन 74 से लेकर के 2014 तक, ठीक है, बीच में वाजपेयी जी रहे होंगे, आप ही लोगों की सरकारें थी। किसने मना किया था? वो ऐसा कब मौका आया जब जाति तोड़ों से जाति गिनो की नौबत आ गई। वो नौबत कब आई? और इंदिरा गांधी भी थी, जिनके दौर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं इंप्लीमेंट किया। राजीव गांधी आए, उन्होंने नहीं किया। राजीव गांधी ने तो लोकसभा में भाषण भी दिया कि हम किसी भी तरह के जाति, मतलब इस तरह जातियों के बिल्कुल खिलाफ थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर अब आप एक नई चीज करना चाहते हैं, जाति जनगणना, कोई बात नहीं है, जनगणना होने जा रही है। आप लोग, संसद भी कानून बनाती है,
सारी पार्टियां मिलकर के उसमें क्लास रामकृपाल करवा जी, दें। तो ये रामकृपाल इसमें सर, कोई इस सब की लेकिन सारी चिट्ठा- जो ये एक आदर्श व्यवस्था को लेकर एक जो आदर्शवादी राजनीतिक बातें हैं या बहस है, उन सब के पीछे, इन बयानों के पीछे एक इंटेंशन पर हमेशा से प्रश्न रहा है। और दरअसल ये सारा खेल उसी का है, चाहे आप जाति जनगणना करा रहे हो या फिर एकता का संदेश दे रहे हो, उसके पीछे का इंटेंट क्या है और कौन किसे कैसे रिसीव कर। हम लौटेंगे आपके पास, एक और खबर दे दे दर्शकों को, हम लौटेंगे आपके पास और एक और खबर दे दे। यूपी में देखिए उपचुनाव के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया और लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर नए पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में क्या लिखा है? जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये नारा पोस्टर में लगाया गया। देखिए वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इस पोस्टर की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। देखिए एक बयान चलता है और उस बयान के बाद नए नए बयान सामने आते हैं और अब वो बयान पोस्टर वॉर के रूप में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नारों का जो पोस्टर वॉर है वो छिड़ा हुआ है उपचुनाव से पहले। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीर है उसके साथ मुंबई और आगरा में पोस्टर लगाए गए कि बटेंगे तो कटेंगे। तो आपको बिग वॉल का सीधा रुख करते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं कैसे एक जो घमासान है वो नजर आ रहा है। तो यूपी में नारों पर पोस्टर वॉर। सबसे पहले आप जरा बीजेपी के आप जरा पोस्टर देखिए जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है जो मुंबई और आगरा में पोस्टर लगाए गए, बटेंगे तो कटेंगे। यहां पर यह देखिए बटेंगे तो कटेंगे, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। ये जो पोस्टर है वो नजर आ, इसका जवाब यहां पर कैसे दिया और खास तौर पर जिस पीडीए की सियासत, जिस पीडीए की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है और लोकसभा इलेक्शन से पहले यही जो विनिंग फॉर्मूला है वो सुझाया गया था और इसी पर आगे बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। और अब क्या दिया गया है देखिए, यहां पर 27 के सत्ताधीश तो ऊपर लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। ये एक पोस्टर है वो भी यहां पर नजर आया। और अब जो नया पोस्टर हमने आपको दिखाया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यह भी समाजवादी पार्टी की तरफ से नया पोस्टर जारी किया गया जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अपने अपने हिसाब से इस मैसेज को देने की कोशिश की जा रही। तो ये तीन अलग अलग पोस्टर्स हमने आपको दिखाए और तीनों में अलग अलग मैसेजेस, संदेश थे जिसके अपने अपने निहित राजनीतिक अर्थ भी हैं। और एक तरफ पोस्टर वॉर चल रहा है तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने योगी के नए नारे पर कैसे सवाल खड़े किए, उनका बयान आपको सुनाते हैं। जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो यूपी के सीएम की तरफ से जो बयान दिया गया, अखिलेश यादव का बयान आपने सुना, लेकिन इससे पहले कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था यह भी आपके लिए सुन लेना और जान लेना बहुत जरूरी है। सुनिए आप जरा। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे। राकेश त्रिपाठी, सीधा सवाल आप ही से रहेगा। ये बयान हमने सुनाया दर्शकों को, बटेंगे तो कटेंगे से शुरू होता है मामला और अब तो रावण के रेफरेंस तक बात चली जाती है। मैं इंटेंट की बात कर रहा था, मंशा की बात कर रहा था। भाई राजनीति में जो बयान आते हैं उसे पब्लिक या वोटर रिसीव करता है वो अपने अपने नेता और अपने अपने दलों के आइडियोलॉजी के हिसाब से। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि भाई ये खास एक समुदाय को क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है लगातार, खासकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सभी जानते हैं कि हिंदू वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए इस देश में। रवि, किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भाई विपक्षी दल आप देखेंगे तो कुछ का साथ और कुछ का विकास और उन्हीं पर विश्वास।
उसके लिए कभी एमवाई के समीकरण बनाने का प्रयास करते हैं। इस देश की राजनीति में कभी भूरा बाल साफ करो जैसे नारे निकल कर सामने आते हैं, कभी अजगर जैसे समीकरण सामने निकल करके आते हैं, कभी तिलक तराजू और तलवार जैसे नारे निकल करके सामने आते हैं। ये बहुत सारे नारे हमने इस समाज में कैसे कुछ लोगों का साथ लिया जाए, कुछ लोगों को टारगेट कर लिया जाए, कैसे कुछ लोगों को वोट बैंक बना लिया जाए, ये बहुत लंबे समय से चलते हुए देखा है। और उसी श्रृंखला में समाजवादी पार्टी एक पीडीए का नारा लेकर के आई है। यही समाज के विभाजन के नारे हैं, यही समाज को बांटने वाले नारे हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों का साथ लेकर के वोट बैंक क्रिएट करना ये समाज के लिए बहुत घातक है। इसलिए सबको एक साथ होना होगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास के कुछ पुराणों के कुछ उदाहरण दिए हैं कि कैसे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, जो आसुरी शक्तियां रही हैं, जो नेगेटिव पावर्स रही हैं, ये कैसे नकारात्मक शक्तियां, तामसिक शक्तियां इसी प्रकार के विभाजन करती रही है और अराजकता का, हल्ला बोल का एक संदेश देने का काम करती रही है। और वही काम आज वर्तमान विपक्षी राजनीतिक दल कर रहे हैं। ये विपक्षी राजनीतिक दल क्यों नहीं सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, क्यों नहीं सबके विकास की बात करते हैं, क्यों क्षेत्र विशेष के आधार पर, जाति विशेष के आधार पर इस प्रकार की योजना करने का काम करते हैं। ये समाज के लिए नुकसानदेह है। और जब हम 31 अक्टूबर के साथ बैठे हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मना रहे हो, तो निश्चित तौर पर यह संदेश बहुत गहरा है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। देश का विभाजन इसी प्रकार की छोटी छोटी बातों की एक नींव रखती जाती है, जैसे नींव मुस्लिम लीग ने रखी थी और आखिरकार देश बंट गया था। इसलिए हमें प्रयास करना होगा कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक इस तरह की बातचीत जो समाज को विभाजित कर रही हो, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर। ठीक है, यानी राकेश, आप समाज के कल्याण की बात बोल रहे हैं और समाज की सेफ्टी की बात करें। अगर आप एक की बात बोलते हैं, यानी कि ना बंटने की बात बोलते हैं, इस पर दीपक जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पोस्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, इससे आपसे सवाल पूछना बहुत जरूरी है। देखिए, जब योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया, फिर आरएसएस की तरफ से इसका समर्थन किया गया। दत्तात्रेय होसबाले का हमने बयान सुना, उन्होंने बोला कि भाई यहां पर जिक्र किया गया समाज के कल्याण का। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अगर आप एक है तो आप सेफ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो आपका क्या मोटिव यहां पर सीधा सियासी नजर आता है? क्योंकि आप यहां पीडीए की राजनीति करते हैं और ऐसे में आप क्या उसको, उस खास वर्ग को आप जोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या सीधा जो इंटेंशन और मोटिव है वो आपका पॉलिटिकल है क्या? देखिए करुणा जी, हम तो जुड़ने की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है वो तो कटने की बात करते हैं। मैं आदरणीय राकेश त्रिपाठी से पूछना चाहता हूं कि किसके बटने और किसके कटने की बात कर रहे हैं? अब तक की देखिए करुणा जी, अब तक की पॉलिटिकल हिस्ट्री का नहीं, सवाल मैंने दीपक जी इसलिए पूछा क्योंकि आपके इसी पोस्टर में पीडीए बड़ा साफ लेकर, और यहां पर बीजेपी बोल रही वो पूरे समाज की बात कर रहे हैं। फर्क ये है, पीडीए, देखिए पीडीए का मतलब, अभी पीडीए का मतलब ही नहीं समझ पा रही है लोग, इसीलिए पीडीए की चिंता नहीं कर रहे हैं, पीडीए के लोग की चिंता नहीं कर रहे हैं, पीडीए से नफरत कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए इनको पीडीए से इतना कष्ट हो रहा है। देखिए, पीडीए ही एकजुट हुआ जिसने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया। कहा भारतीय जनता पार्टी 64-65 पे जीता करती थी 2019 में, आज 2024 में कहां गई? आदरणीय रामकृपाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि जितने भी समाजवादी लोग हैं वो सब जेपी आंदोलन के कोख से पैदा हुए लोग हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महापुरुषों के मूर्ति पे मार्चपास्ट करने से भी रोकती है, पुलिस डिप्लॉय कर देती है, बैरिकेडिंग कर देती है, इतना हमला लगा देती है पुलिस का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हम लोग वहां पर ना जा पाए, ताला बंद कर देती है। तो बिल्कुल सही कहा रामकृपाल जी कि हम लोग उनकी आइडियोलॉजी को, हम लोग उनके विचारों को, जयप्रकाश नारायण जी के, लोकनायक जयप्रकाश रामकृपाल जी ने यह भी तो कहा कि आपको जनता ने अवसर दिया, आपने किया क्या? वो समाज वैसा ही विभाजित है, वो वर्ग वैसे ही विभाजित है, जो पिछड़ा रहा वो पिछड़ा रहा। आप लोगों ने क्या किया? ये सवाल आपने स्किप कर दिया, इसका उत्तर दे दीजिए। 2011 में ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन में इन्होंने किसका कल्याण कर दिया? आज मुख्यमंत्री जी ने 7.5 साल से, रवि जी या करुणा जी, 7.5 साल से इन्होंने जनहित में क्या काम किए? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई। राकेश जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? इनको ठीक है, आपके आरोप पे राकेश त्रिपाठी कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राकेश, कटोगे तो कटोगे। राकेश त्रिपाठी, आधा सेकंड और आधा सेकंड, ठीक है, बात पूरी करिए। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये किसके कट रहे हो, किसके बटने की? ये देश को भ्रमित करने का काम ना करें, ठीक है राकेश जी, करने का काम ना करें। ये बताए किसके कट रहे हो, किसके बटने की बात कर रहे हैं? दोनों जवाब।
दोनों जवाब दे देता हूं। आपने चूंकि मूर्ति पर माल्यार्पण की बात की तो मुझे तुरंत सहसा याद आ गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, इस देश के महापुरुष थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवड़िया में जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लगी है, भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त तो दूसरी पार्टी के नेता अब तक वहां पर जाते क्यों नहीं है, श्रद्धांजलि अर्पित करते क्यों नहीं है? कभी अखिलेश यादव जी गए क्या? कभी सोनिया जी वहां गई क्या? कभी राहुल गांधी वहां गए क्या? कभी तेजस्वी यादव वहां गए क्या? आखिरकार आपने महापुरुषों तक को बांट लेने का काम किया है। आप तो समाज को बांट रहे हो, आप महापुरुषों तक को बांट लेने का काम कर रहे हैं। और आप पूछ रहे हो कौन बटा है कौन कटा है। अरे भाई, इतिहास की सच्चाई को आंखें मूंद लेने से वो धूमिल नहीं हो सकती है। इस देश का बंटवारा हुआ है, इस देश के रिश्तों, लोगों के रिश्तों को कट गए आपस में कि कैसे पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। इस देश ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो विभाजन है, ये जो विभाजन है हमारा एक इतिहास रहा है, उसको दोहराना नहीं है। इसलिए बीजेपी या आपके दल के नेता या प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश में सभी को एक रहने की जरूरत है। रामकृपाल जी, भाई एकता पर तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बावजूद इसके विभाजन की राजनीति जिसको जहां मौका मिला उसने किया। अभी पीडीए की बात हो रही है, इसके पहले आपने खुद एग्जांपल दिया कि एमवाई समीकरण का पूरा हल्ला बोल था उत्तर प्रदेश में। तो सवाल यहां पर यही है कि जब पूरे सामाजिक एकता की बात आती है तो समाज को खांचों में बांटकर दल कैसे देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं केवल मेरी अपील यही है कि वोट के लिए कम से कम राष्ट्रीय एकता को साधन न बनाए, क्योंकि जब राष्ट्रीय एकता की कीमत पर आप वोट मांगेंगे या उसको साधन बना करके वोट मांगेंगे तो ये चाहे वो दक्षिणपंथ हो, वामपंथ हो, मध्य मार्गी हो, सबके लिए नुकसानदेह होगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि राष्ट्रीय एकता के सवाल पर ये ठीक है, आप वोट की राजनीति करें। कई बार ये माफी चाहूंगा रामकृपाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह दी आपने, राष्ट्रीय एकता। तो जरा हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताइए कि राष्ट्रीय एकता का एलिमेंट है क्या, मतलब वो कौन सी चीज है जिस पर अगर कोई राजनीतिक दल चोट कर रहा है तो वो राष्ट्रीय एकता को चोट कर रहा है। नहीं, मेरा यही कहना है कि देखिए, राष्ट्र का नाम लेकर, एकता का नाम लेकर के, और इसको अगर कहीं से कोई एक बात की जाती है, जैसे मान लीजिए मोदी जी ने कहा, बहुत सही बात कर रहा है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। आप इसमें कम से कम ये ना करें कि अगर कोई एक बात योगी आदित्यनाथ ने कह दी या मोदी जी ने कह दी है कि सबका साथ एक रहेगो तो सेफ रहेगो, तो उसके बाद आप जो लिख करके लाते हैं कि पीडीए, हम एक रहेंगे तो हमारा अस्तित्व जो है, हमारी अस्मिता जो है, हमारी पहचान है। एकता हमारी भारतीय राष्ट्रीय, हमारे राष्ट्र राज्य की पहचान है। उस राष्ट्र राज्य को इतना नीचे मत लाइए कि पीडीए जीतेगा या फलाना जीतेगा। बात वही होती है कि एक अच्छी शुरुआत को आप जब उसको एक वर्गीय खांचे में बांट देते हैं। देखिए, मेरा भी कहना है कि वर्ग संघर्ष दुनिया से खत्म हो गया। अब उसको कुछ वामपंथी लोग जाति संघर्ष में जो जोड़ना चाहते हैं, क्लास स्ट्रगल को अगर आप कास्ट स्ट्रगल बनाना चाहेंगे तो ये हथियार आपका नहीं चलेगा। और ये बता दूं आपको, 15 साल से वो नहीं चला है। तो कृपया आप खुद को सोचना चाहिए कि आखिर इतना सब कुछ ये सरकार क्यों बार बार जनता इस पर भी भरोसा करती है, क्योंकि जातीय राजनीति का एक बहुत लंबा दौर रहा, हाँ, जिससे लोग ठगे गए। तभी जेपी ने कहा था कि जाति और क्या जो हरियाणा में हमने देखा जो नारे का असर हुआ है, क्या इसके बाद से ही जो विपक्ष है उसे एक संशय और एक जो दिक्कत है वो इस नारे में नजर आ रही है, जिसको अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया जा रहा है, अलग अलग उसकी डेफिनेशन भी हम देख रहे हैं। प्रशांत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आप बहस को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसके बाद प्रशांत जी आपके पास। प्रधानमंत्री ने कल दरअसल केवड़िया में कहा कि कुछ लोग सेना में दरार डालना चाहते हैं। आखिर प्रधानमंत्री किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन बयान पहले हम सुन लेते हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सरक्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग
भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। वो ताकतें चाहती कि दुनिया भर के निवेशकों में गलत संदेश जाए, भारत की नेगेटिव छवि उभरे। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। तो प्रशांत जी देखिए, कास्ट सेंसस की अगर बात करें तो लगातार विपक्ष का हमने देखा कि एक जो बड़ा मुद्दा है वो लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला और इसका असर हमने रिजल्ट में भी देखा। और उसके बाद अब ये जो बीजेपी की तरफ से एक एक करके बयान सामने आ रहे, कई गंभीर सवाल विपक्ष को लेकर उठा दिए गए हैं। जवाब आपसे संक्षेप में प्रशांत जी। जी एकदम संक्षेप में, थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि काफी सारे पॉइंट उठे हैं जी। 80-20 का फॉर्मूला किसने दिया? प्रधानमंत्री जी ने एक समुदाय को कपड़ों से पहचानने की बात कब की? आगे चलते हैं। एक पूर्व चीफ मिनिस्टर थे त्रिपुरा के, वो महाभारत काल में इंटरनेट होने की बात कर रहे थे। आज के प्रधानमंत्री, आज के बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए को पहचानने की बात कर रहे थे, जो आज उनकी सरकार में सहयोगी हैं और उनके नेता कृषि मंत्री हैं। तत्पश्चात आगे आते हैं, राकेश भैया ने उदाहरण दिए कई सारे सामाजिक विघटनों के। तो 2002 का सबसे बड़ा नरसंहार कहाँ हुआ? किसके मुख्यमंत्री काल में हुआ? उसके आगे बढ़ते हैं। रामकृपाल जी, आदरणीय रामकृपाल जी ने बताया राष्ट्र की परिभाषा, जो इस समय दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिकल स्थिति है, चाहे ईरान का इराक से कंफ्लिक्ट हो, चाहे सीरिया का कंफ्लिक्ट हो, चाहे लेबनान का कंफ्लिक्ट हो, चाहे आप चले आइए तो रशिया और यूक्रेन का कंफ्लिक्ट हो, क्या वो सेफ है या हम ज्यादा सेफ हैं? फिर आगे आ जाते हैं बयानों की श्रृंखला में। आप हरियाणा चुनाव की बार बार बात कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका लगी हुई है कि वोटों जो वोट पड़े थे और जो वोट गिने गए उनके बीच में डिफरेंस है। वो मैंने नहीं लगाई, वो एक PIL है। भारत आपने कई एग्जांपल दिए प्रशांत जी, आपने कई एग्जांपल दिए। इस पे रिस्पॉन्ड लेते हैं राकेश त्रिपाठी का। राकेश त्रिपाठी देखिए, उन्होंने कहा कि भाई आपके भी कई नेताओं ने समय समय पर, समय कम है, समय हमारे पास कमी है, तो एक एक आपके प्रश्न का रिस्पांस हम ले लेते हैं। समय की कमी है। मुझे लगता है प्रशांत जी को शायद 80-20 के अर्थ को समझने में शायद कहीं चूक हुई है। 80-20 के अर्थ को समझे। मेधावी विद्यार्थी हमेशा डिफरेंशियल मार्क्स की अपेक्षा करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब 80-20 की बात कही थी। ठीक है प्रशांत जी, देखिए आपने अपनी बात को कह दिया, बात समझ में नहीं आएगी, एक बार सुन लेते, वक्त बहुत कम है। जी राकेश जी, जल्दी से आप अपनी बात। मैं इतनी बात कहूंगा। राजू और तलवार, वो नारे को 4 बार समर्थन देकर मुख्यमंत्री किसने बनवाया? ठीक है, अब आपके सवाल की नारा था या नहीं था? अरे भाई ठीक है, सुन लेते हैं। बहुत सारे आपने बातें कही हैं, बहुत एग्जाम्पल आपने दिए, सुन लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जल्दी से पूरा करिए, समय कम है हमारे पास। देखिए, मैं केवल इतनी बात कहूंगा कि किसी बात के अर्थ को आप कैसे समझ रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है। प्रशांत जी, 80-20 के मामले को हमने स्पष्ट तौर पर तब भी कहा था और फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि हर मेधावी विद्यार्थी चाहता है कि परीक्षा में 80% से ज्यादा, 90% से ज्यादा उसको मार्क्स मिलकर लेकर के आए। हमने 80% वोट परसेंटेज पाने की बात की थी, क्योंकि 50% वोट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले ही पा चुकी थी। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक नया टारगेट सेट किया था। लेकिन अब आपको समझने में समस्या होती है, आप उसको मजहब के आधार पर देखते हैं, जिसका ठीक है राकेश जी, आपने ये भी समझाया 80-20 वाला जो फर्क है वो भी आपने बताया। क्या रामकृपाल जी इसको ऐसे ही समझा जाए जिस तरह से बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही है, राकेश जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और है? देखिए, वो कहा जाता है ना, हरि अनंत हर कथा अनंता, कहीं सुने इस बहुविध सब संता। सब लोग मैसेज समझ रहे हैं और ये सही है कि नेताओं के कई बार, जैसा प्रशांत जी ने कहा कि कई बार कुछ बयान ऐसे होते हैं, लेकिन मेरा केवल एक ही निवेदन है कि वोट की राजनीति रहेगी, हमेशा एक लोकतंत्र में होती है, लेकिन राष्ट्र को जोड़ने की अगर कोई बात आ रही है, उस पे चोट करके अगर कोई चीज की जाती है तो ये सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत ही कहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है आपकी। आप जातियों की बात भी करें,
लेकिन राष्ट्र की एकता की कीमत राम कृपाल जी, समय हमारे पास कम है, माफी चाहूंगा मैं, लेकिन आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, और मैं समझता हूं कि इस डिबेट को हम ऐसे ही कंक्लूड करें कि राजनीति चलती रहे। चलिए, बयान भी आते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक दल हो, नेता हो, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम राष्ट्रीय एकता के विषयों पर वो एक साथ आएं, जनता को कुछ ऐसा ही संदेश दें ताकि लोग समझे कि इस देश की एकता ही इसकी असली शक्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।